वेलकम एवरीवन। नम्स 2023 का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं मैं आपको एक एक एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। मुख्तलिफ फैक्टर दिए हुए, इनमें से कौन से फैक्टर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करते। पहले IMF, इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो सबको पता है कि इंटरमालिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसके ऊपर तो डिपेंड करते हैं। साथ में टेम्परेचर ज्यादा करने से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ये दो वाले पॉइंट तो चले गए। अब डेंसिटी और सरफेस एरिया की तरफ हम जाते हैं। तो डेंसिटी और सरफेस एरिया में कौन सा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है? तो इसमें सरफेस एरिया मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जबकि डेंसिटी नहीं है। अब सरफेस एरिया अगर किसी लिक्विड का ज्यादा है या किसी लिक्विड का कम है, तो इधर से जितने भी वेपर जाएंगे तो ये ज्यादा सरफेस एरिया, यहां से फिर दोबारा उतने ही वेपर आएंगे और उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। यहां से कम जाएंगे तो कम आएंगे, तो जितने ऊपर जाएंगे उतने ही नीचे आएंगे। वेपर प्रेशर यहां पर और यहां पर, यानी जो जितना वॉल्यूम होगा, सरफेस का एरिया होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब डेंसिटी मोलर मास ज्यादा होने से किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, मुख्तलिफ चीजों की जो डेंसिटी होती है वो मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। तो मास और वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से हमारे पास जो वेपर प्रेशर है उसके ऊपर फिर इफेक्ट होता है। लेकिन सरफेस एरिया बड़ा है या कम है, जितने वेपर ऊपर यानी वेपर ऊपर जाएंगे उतने नीचे आएंगे। वो कम वॉल्यूम से जाएंगे या ज्यादा वॉल्यूम से जाएंगे तो इक्वली मोड में जाएंगे। तो जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर वेपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल एंड फिनॉल। वो फंक्शन ग्रुप की वजह से, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ ग्रुप या आइसोमेरिज्म की वजह से तो नहीं है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप की वजह से भी नहीं है। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और फिर फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो फंक्शनल ग्रुप ईथर, अल्कोहल और ये जो फिनॉल है, इनमें अगर आप ईथर, अल्कोहल और फिनॉल में देख लो, उनमें तो फिर फंक्शन ग्रुप सेम आ जाते। तो यहां पर भी फिर इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें फर्क होता है। तो फिर फंक्शन ग्रुप हमारा मेन ऑप्शन नहीं आता है। वो हमारे पास जो मेन ऑप्शन आते हैं वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के, जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है वो ईथर में कम है। वहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। यहाँ दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एक के साथ एरोमेटिक है और दूसरे के साथ अल्काइल है, एलिफेटिक है। तो यहाँ पर जो आप लोग का मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो फंक्शन ग्रुप वाला फिर नहीं है, वो है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ही जो किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप अगर होता तो फिर इन दोनों का सेम हो जाता। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि व्हेन आइस क्यूब आर प्रेस ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म क्यूबिक। ये क्यों? अब दो आइस क्यूब के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आइस है, ये वाला, अब दूसरा भी यहाँ पर आइस है। आप लोग इसको अभी आइस ही समझो, वाटर नहीं समझो। तो यहाँ पर ये क्यूबिक फॉर्म है, तो ये वाला यहाँ से ये एक दूसरे के साथ, दूसरा वाला यहाँ से। अब तीसरा आएगा, ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, तो सारे क्यूब मिलकर एक यूनाइट होकर एक ही क्यूब बनाते हैं। अब ये किस वजह से बनाते हैं, इनके अंदर रीजन क्या है? वो डाइपोल इंटरेक्शन है? नहीं। वो कोवेलेंट बॉन्ड है? नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे पास इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। वो वंडरवाल फोर्सेस है? नहीं। वंडरवाल फोर्सेस तो डाइपोल इन सबको कहते हैं। वो जो है ना, ये जो आइस क्यूब बनाते हैं और वो यूनाइट होकर दोनों आइस क्यूब एक क्यूब बना लेते हैं, इसकी जो मेन रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होती है। वाटर मॉलिक्यूल और आइस जो है ना वो एक सेम ही चीज है। तो ये एक क्यूब क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमें ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं उसको वहां से रीड कर लेता हूं कि each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion। तो ये वाला जो है ना, ये हमारे पास मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। हमें पता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड, इसमें हर एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने, और सिमिलरली 6 क्लोराइड आयन को यहाँ पर सोडियम आयन ने घेरा होता है। एक क्यूब फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि
इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वाइड होते हैं और फेसेस होती है, और वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर सोडियम आयन को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 सोडियम आयन को 6 क्लोराइड को और 6 क्लोराइड को यानी एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा होता है और एक क्लोराइड आयन को 6 एन आयन ने घेरा होता है। ये किस वजह से कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसका जो एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। अब एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ जाते, कहते हैं कि ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी शोन बाय, किसकी ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी होगी। अब हमें पता है कि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। चार्ज और साइज, जितना चार्ज ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना साइज ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहां पर अगर हम देखें तो सोडियम 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 सब में जो है ना केटाइन सेम है, तो केटाइन को आप लोग यहां से निगलेक्ट कर लो। अब जाओ असल में एनाइन की तरफ, यहां पर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड और फ्लोराइड है। अब यहां पर सबको अगर आप लोग चार्ज को देखो तो चार्ज -1 -1 -1 -1, चार्ज को भी यहां से निकालो। अब तीसरी चीज की तरफ जाओ, साइज की तरफ, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी भी कम होगी। फ्लोराइड सबसे कम साइज, आयोडाइड सबसे ज्यादा साइज, तो फ्लोराइड सबसे कम साइज, उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सोडियम फ्लोराइड। अब एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ जाते हैं, एमसीक्यूज 6 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 में हम ये कहते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है। मुख्तलिफ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं कि लेयर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नहीं, दूसरे लूजली हेल्ड मेटल आयन नहीं, वाइब्रेशन मूवमेंट ऑफ मेटल नहीं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो मेटल आयन आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है, या इलेक्ट्रॉन जो चार्ज थ्योरी होती है। यहां पर ये जो मेटालिक बांड होते हैं, मेटालिक बांड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मेटल कोर के अंदर घूमता रहता है। तो वहां मेटल कोर के अंदर घूमने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो होते हैं मेटल आर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ जाते हैं। हमें कह रहे हैं कि द हाई प्रेशर ऑफ 200 atm इन हेबर प्रोसेस इज यूज, बेटर यील्ड, लोअर रेट या कास्ट रेट। अब अगर आप देखो तो हेबर प्रोसेस में अमोनिया की जो सिंथेसिस होती है, यहां पर अगर आप देखो तो ये आता है आप लोगों के पास 2NH3, ये हेबर प्रोसेस। अब कहते हैं कि हाई प्रेशर यहां पर क्यों रिक्वायर होता है। अब अगर आप लोग ले शाटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक देख लो तो ले शाटलियर प्रिंसिपल आप लोग को क्या कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करने से, क्या चीज है, प्रेशर एक्सर्ट करने से रिएक्शन उस साइड पे जाते हैं जिस साइड पे वॉल्यूम कम होता है। यहां पर अगर आप लोग वॉल्यूम को देख लो या मोल को देख लो, यहां पर 4 मोल है, यहां पर 2 मोल है, तो प्रेशर ज्यादा करने से ऑटोमेटिकली जो अमोनिया की सिंथेसिस है वो ज्यादा होगी और आप लोग के पास जो यील्ड होगी, यील्ड बेटर होगी। इसलिए हम हाई प्रेशर को रखते हैं अमोनिया की सिंथेसिस में इन हेबर प्रोसेस। एमसीक्यूज नंबर 8 के स्टेट में मैं आपको बताता हूँ, साथ में समझा भी रहा हूं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम फैक्टर इज अचीव्ड अर्लियर। टेम्परेचर ज्यादा करने से, प्रेशर ज्यादा करने से, या कंसंट्रेशन ज्यादा करने से, या कैटालिस्ट ज्यादा करने से। तो आप लोग अगर कैटालिस्ट की बात करो, कैटालिस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते। अगर ये एमसीक्यूज ऐसा आ जाता कि कौन सा जो फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते, वो कैटालिस्ट है। लेकिन कैटालिस्ट क्या करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम है आप लोग का, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टेज है, ये 10 मिनट के अंदर आ रहा है किसी भी रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान अगर आप लोग यहां पर कैटालिस्ट देख लो, फाइनल डिवाइडेड आयरन को रख लो, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम 5 मिनट 10 मिनट के बजाय कम होगा, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम को पहले कौन लेके आते हैं, वो कैटालिस्ट लेके आते हैं, ना कि वो टेम्परेचर, ना वो प्रेशर, ना वो कंसंट्रेशन। वो जो कंसंट्रेशन प्रेशर है वो मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को पोजीशन को जल्दी लेके आना या इक्विलिब्रियम को पहले लेके आना वो कैटालिस्ट का काम है। और कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई जो आप लोग का रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसको भी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में अगर आगे रिएक्शन जितने स्पीड से जा रहे हैं उतने ही जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी आएगा। तो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट भी नहीं करते, लेकिन इक्विलिब्रियम को पहले लेके आते हैं। कौन पहले लेके आते हैं, वो कैटालिस्ट पहले लेके आते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 11 या 9 की तरफ जाते हैं। हमें ये कहता है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज रेज बाय 10 केल्विन द रिएक्शन रेट विल बी
3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम या डबल। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो डबल होते हैं। ये आर्हिनिस इक्वेशन से हमारे पास आता है कि एवरी 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से आप लोग के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो डबल होते हैं। आर्हिनिस इक्वेशन से हम जब E माइनस RT और साथ में टेम्परेचर के ऊपर जब हम देखते हैं तो उस इक्वेशन से हमारे पास आता है कि 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो डबल होता है। एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कोलेंट पार्टिकल फॉर इफेक्टिव कूलिंग इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। नहीं, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, वो बांड को तोड़ने के लिए या जोड़ने के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं बांड एनर्जी। नहीं, बांड एनर्जी बांड को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन में आपको साथ में एक्सप्लेन करो। हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड या कोई भी 1 मोल कंपाउंड उसको कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो घेर लेते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यानी स्टार्ट कैसे होगा, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कि स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपको लोगों को दिए, प्रेशर है, वर्क है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो आप लोगों ने एक दो बातें मेरी गौर से सुननी है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के लिए मुख्तलिफ ट्रिक के अगर आप लोग सीधे पाथ फंक्शन को याद करो तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क क्या मतलब है कि हीट और वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन वाइल अदर ऑल 7 जो आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है दे आर व्हाट, दे आर स्टेट फंक्शन। उसको कैसे याद करोगे, उसके लिए भी मैं आप लोगों को ये लिख लेता हूँ कि शिप जीटीवी। क्या कह रहा हूँ, शिप जीटीवी। शिप जीटीवी से क्या मुराद है, यानी इंट्रापी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दे ऑल आर क्या चीज, दे ऑल आर स्टेट फंक्शन वाइल होमवर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वर्क। फिर एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 12 में कहते हैं कि इक्वेशन रिप्रेजेंट विच एनर्जी चेंज। आप लोग के पास यहाँ पर एक इक्वेशन है mg+2 और साथ में उसका रिएक्शन किया हुआ है O-2 के साथ और प्रोडक्ट बना रहे MgO। कहते हैं कि ये कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एटोमाइजेशन जो एनर्जी है वो किसी भी कंपाउंड को यानी किसी भी एटम को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर होती है, एटम को किसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है या एटम को जोड़कर उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होती है। इसी तरह कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है वो एसिड और बेस के दरमियान होता है। सोल्यूशन जो आप लोग किसी भी सॉल्वेंट को अपने डाल लेते हो किसी भी वाटर के अंदर, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो वो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होती है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड 1 mole of an ionic compound is formed from its constituent ion which are in standard gaseous state। दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहां पर ये 2 mg होता तो फिर इसको आप लेटेस्ट एनर्जी नहीं बोल सकते। लेटेस्ट एनर्जी के लिए जो कंडीशन है वो आयन होने चाहिए और आयन अपने स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए और स्टैंडर्ड स्टेट के साथ जो तीसरी कंडीशन है वो 1 मोल होना चाहिए। अगर 2 मोल होता, 3 मोल होता फिर भी लेटेस्ट एनर्जी नहीं होता। लिक्विड स्टेट में होता कोई भी या सॉलिड स्टेट में होता कोई भी, फिर भी लेटेस्ट एनर्जी नहीं होता। लेकिन इस वक्त इन्होंने जो चीज दी है ये है लेटेस्ट एनर्जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ लेटेस्ट एनर्जी। फिर एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड का NO का किसके साथ, ओजोन के साथ, और यहां पर आप लोग के पास NO2 बन जाते हैं और साथ में क्या बन जाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाए। कहते हैं इसका ऑर्डर कौन सा है, अगर आप लोग NO के लिहाज से देखो तो फर्स्ट ऑर्डर है और ओजोन के लिहाज से देख लो तो फिर भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर है इट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ सेकंड ऑर्डर। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर। कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रिडक्शन कहां पर होते हैं। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है फिर से कि मैं यहां पर लिखता हूं रेड कैट। क्या चीज, रेड कैट। रेड कैट का मतलब यह है कि रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। तो ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन है उसमें जो रिडक्शन होता है वो कैथोड के ऊपर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैथोड। एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 में हमें ये कह रहा है कि
द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज्यादा क्यों है। इसके 4 रीजन आपको कह रहे हैं कि कंप्लीट आउटर मोशन नहीं, आउटर मोशन इसका तो कंप्लीट नहीं होते, आउटर मोशन के अंदर 60 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो निकाल ही दो। कहते एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन तो बनता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप लोग देख लो तो वो हम बाण बनने के बाद देखेंगे, बाण बनने के बाद देखें किसी चीज के साथ ये अगर बाण बना लेना उसके बाद हम देखेंगे। नेगेटिव आयन तो बना हुआ है ऑलरेडी लेकिन उसके बाद हम देखें बाण बनने के बाद नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो और भी बहुत सारे एलिमेंट, ये बात तो लाजमी नहीं है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नहीं, ये बात भी की। एक्सिस्टेंस एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या इसी तरह फास्फोरस वगैरह को देख लो उसके लिए भी काम नहीं। तो इसका जो स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, अब इसका साइज बहुत स्मॉल होता है फ्लोरीन का, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जब यहाँ पर बाण बन जाते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ तो न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये अपने करीब कर लेता है। करीब करने की जो रीजन है इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की जो रीजन है इसका स्मॉल साइज है। एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ जाता है। मैं कह रहा है कि वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी ये जो वेसिपर थ्योरी है या विस्पर थ्योरी, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या आप लोगों को क्या बताते हैं, तो विस्पर थ्योरी हमें 2 चीजें बताते हैं, एक हमें ज्योमेट्री और दूसरा हमें शेप। ज्योमेट्री और शेप हमें बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ये ना हमें बाण एनर्जी बताते, ना ये हमें बाण लेंथ बताते। शेप पे बाण एनर्जी नहीं, बाण एनर्जी आगे शेप के साथ। तो इसका जो करेक्ट है यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 16 में वो ऑप्शन है शेप। विस्पर थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, विस्पर थ्योरी हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन करता है। एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, BF3। मैं यहां पर आप लोग को ऑप्शन भी बता देता हूं, BF3 के साथ CH4, CH4 के साथ BCl2 और BCl2 के साथ C2H4। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स है जिससे आप लोग बता सकते हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोग देखो तो स्टीरिक नंबर यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को गिन लो तो वो आप लोग के पास स्टीरिक नंबर आ जाते, स्टीरिक नंबर से आप बता सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्टीरिक नंबर को देख लो तो 3 है, 3 का मतलब क्या है, एक S है और 2 P है। यहाँ पर स्टीरिक नंबर को देख लो तो 4 है, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो क्या है, sp3 है। यहाँ पर अगर आप स्टीरिक नंबर को देख लो तो 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, sp है। यहाँ पर अगर आप स्टीरिक, ये तो फिर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आ जाती है, ये अल्कीन है तो यहाँ पर आप लोगों के पास sp2 हो जाते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड आ जाते हैं, स्टीरिक नंबर ऐसा गिनोगे ना। यहाँ पर अगर आप देख लो तो 1 और 1 ये हाइड्रोजन, इसका अगर आप देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड को तो नहीं गिनते, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है CH4। यहाँ पर अगर वाटर होता तो वाटर में भी अगर आप लोग देखो तो लोन पेयर 2 और 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, स्टीरिक नंबर विल बी 4, स्टीरिक नंबर विल बी 4 का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप लोग स्टीरिक नंबर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ। 17 में हमें ये कह रहा है कि द फैक्टर विच नॉट इफेक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कौन सी चीज इफेक्ट नहीं करते, प्रेशर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या प्रेशर यहाँ पर दिया लेकिन मल्टीपल बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, डबल का कम होता है, ट्रिपल का और कम। जिस तरह हम अल्केन में देखते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम, अल्कीन में देखते हैं 1.33, अल्काइन में देखते हैं 1.20। तो मल्टीपल बॉन्ड जाने से वहां जो न्यूक्लियाई है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन भी इफेक्ट करता है। जितनी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में देख लो, यही आप लोग के बेस्ट एग्जांपल है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन, ये तो इफेक्ट ही करते हैं बॉन्ड लेंथ को। अगर आप कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ यहाँ पर H2 का देखते हो कुछ और है, Cl2 का देखते हो कुछ और है, जब आप लोग इन दोनों को जमा करते हो इसका जो आप लोग देखते हो कि 136 आते हैं पिकोमीटर, लेकिन जब आप लोग एक्सपेरिमेंटल देखते हो वो 129 या 127 या 126 समथिंग आते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज्यादा होती है किसी भी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो बॉन्ड लेंथ वहां से कम होते हैं कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक आते हैं। इसका जो 36 है, इसका आप लोग 99 देखो तो 136 99 136 बनते हैं, लेकिन आप लोग जब 72 और 99 136 बनते हैं, लेकिन जब आप लोग एक्सपेरिमेंटल देखते हो इसका कम होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैंने स्पीड इसलिए ज्यादा लगाई हुआ है कि आप लोग का टाइम कम बच जाए। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2, नई आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर जो क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते। एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ जाते हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिलिएबल इन डक्टाइल? NaCl नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कॉपर सल्फेट बिल्कुल भी नहीं, मर्क्यूरी है वो भी नहीं है। तो एल्यूमिनियम डक्टाइल भी है और एल्यूमिनियम जो है ना वो आप लोग के पास क्या है, मिलिएबल भी। उससे आप लोग तारे भी बना सकते हो और उससे आप लोग शीट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि दे आर इन मेटल। अब MCQ नंबर 19 की तरफ जाते हैं। MCQ नंबर 19 में हमें ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम का वो क्या है। सोडियम का अगर आप लोग वैसे कंडीशन के ऊपर देख लो तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6 होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर वो डिपेंड करते हैं प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। प्रेशर ज्यादा करने से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा करने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। ये चीज आप लोगों ने देखने के सर ने उल्टा तो नहीं बताया। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करते हैं। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बजाय 8 भी हो सकता है, वो डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर। ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 8। MCQ नंबर 20 की तरफ जाते हैं। MCQ नंबर 20 में हमें ये कह रहा है कि जो क्या द क्रैकिंग मेथड यूज टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलीन इज थर्मल, कैटालिटिक, स्टीम या रेडिएशन। तो कैटालिटिक जो होते हैं हम कैटालिस्ट यूज करते हैं मुख्तलिफ, जो टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामीथाइल लेड, ये चीजें जो नाकिंग वगैरह इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। तो क्रैकिंग का जो बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन आप लोग ऑब्टेन करते हो वो ना थर्मल से, ना वो स्टीम से, ना वो रेडिएशन से, वो कैटालिटिकली आप लोग ऑब्टेन करते हो। MCQ नंबर जो 21 है उसकी तरफ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, नेमली एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो हम जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसको हम फर्दर हम 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक में भी और एलिसाइक्लिक के साथ साथ हम उसको एरोमेटिक के अंदर भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको ओपन चेन और ब्रांच चेन में भी नहीं करते, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में भी नहीं करते, उसको एलिसाइक्लिक और साथ में एरोमेटिक के अंदर हम फिर क्या करते हैं, फिर उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसके बाद है कि एसीटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। तो जब आप लोग फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो, एसाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करते हो बेंजीन रिंग के अंदर, एसाइल ग्रुप की, एसाइल ग्रुप का मतलब क्या है, एसाइल ग्रुप का मतलब है ये RC डबल बॉन्ड विद O। तो ये एसाइल ग्रुप पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसको बेंजीन के अंदर ऐड कर लिया, ये इधर से सीधा लग गया, तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया। एसीटोफिनोन किसको बोलते, कीटोन को। ये कीटोन बन गया जिसमें एक एलिफेटिक है और दूसरा एरोमेटिक है। तो एसीटोफिनोन वो अल्काइलेशन से भी नहीं हो सकता है, हेलोजिनेशन से भी नहीं हो सकता है, नाइट्रेशन से भी नहीं हो सकता है। उसका जो बेस्ट मेथड है एसीटोफिनोन बनाने का वो एसाइलेशन से हम करते हैं। ठीक, MCQ नंबर जाते MCQ नंबर मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। MCQ नंबर किसकी तरफ जाते हैं, MCQ नंबर यहाँ 21 है तो 22 की तरफ जाते हैं। 22 में हमें कह रहे हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला किसकी तरफ होता है, साइक्लोअल्केन के अंदर जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कम होते हैं अल्केन से, यानी उसका और फार्मूला और अल्कीन का फार्मूला एक जैसा होता है, तो वो है CnH2n। ठीक, ये साइक्लोअल्केन का फार्मूला है। इसी तरह MCQ नंबर 23 की तरफ जाते हैं। MCQ नंबर 23 में हमें ये कह रहा है कि ये जो विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंशिएट अल्कोहल फ्रॉम फिनोल, ल्यूकास टेस्ट जो होते हैं ना वो उसका काम है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटेक्ट करे। तो अल्कोहल में भी हो तो फिनोल में भी नहीं होता है। वो आप लोग को जो है ना वो ये नहीं बता सकते कि अल्कोहल है फिनोल नहीं है इस कंपाउंड के अंदर। वो अल्कोहल की भी डिटेक्शन करते हैं और किसकी भी डिटेक्शन करते हैं, फिनोल की भी डिटेक्शन करते हैं। वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल सबकी डिटेक्शन करता है, लेकिन वो डिफरेंट इंटरवल होता है। यहाँ पर कहते हैं डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बतानी है किससे, अल्कोहल से फिनोल। हेलोजिनेशन नहीं, हेलोजिनेशन जो है ना वो अल्कोहल के अंदर भी होते हैं और फिनोल के अंदर भी हो। नाइट्रेशन वो अल्कोहल के अंदर भी हो सकते हैं, फिनोल के अंदर भी हो सकती है। तो उसका जो बेस्ट टेस्ट है वो है आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट वो कार्बोनाइल कंपाउंड की डिटेक्शन करता है जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप जो होते हैं या अल्फा कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक अल्काइल ग्रुप होता है, यानी मिथाइल ग्रुप होगा तो उसकी डिटेक्शन करेगा, बाकी सबकी डिटेक्शन वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिनोल में देखो तो उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके अंदर तो अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो ये अल्कोहल का डिटेक्शन तो करेगा लेकिन फिनोल की डिटेक्शन, यानी अल्कोहल के साथ तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा लेकिन फिनोल के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ठीक, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फिर कह रहे हैं कि MCQ नंबर 24 में कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल विद CO बॉन्ड। तो उसमें जो हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्शियरी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। टर्शियरी कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और इसी तरह प्राइमरी। MCQ नंबर 25 में कह रहे हैं कि CnH2
CnH2 यहाँ पर क्या CnH2n है और साथ में O, ये किसका फार्मूला है? ये ईथर का है? नहीं, वहां पर H2n फिर नहीं होता अगर आप लोग अप्लाई करो। कार्बोक्सिलिक एसिड के उसका भी नहीं है। कीटोन में अगर आप लोग इस फार्मूले को अप्लाई करो तो ये कीटोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई लिख के लेता हूं कि सी उसमें तो सबसे कम कार्बन जो होते हैं वो 3 होते हैं, C2 तो H2 6 और साथ में O। अब अगर आप लोग इसको यहाँ पर लिख लो तो C, यहाँ पर अगर आप देखो तो C और यहाँ पर डबल बॉन्ड विद O, और यहाँ पर अगर आप देखो तो CH3 और यहाँ पर अगर आप देखो तो CH3। तो ये कीटोन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो फार्मूला है ये कीटोन का है, ये बाकियों का नहीं है। इसी तरह जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 26 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 26 में हमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कैटालिटिक रिडक्शन जो होती है किसकी, अल्डिहाइड और कीटोन। अगर ऑक्सीडेशन करो आप लोग, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, ये चीज याद रखना है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आप लोग के पास क्या बनते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन कर तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर स्टॉप कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया। तो इसकी जब फिर अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ जाते हैं, अब आपको कह रहे हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ, अब आप इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन से ये चीज बनते हैं तो रिडक्शन से फिर अल्कोहल बन जाएगा। तो जो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन है उससे क्या बनते हैं, उससे आप लोग के पास अल्कोहल बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज अल्कोहल। फिर आप लोग के कहते हैं विच आर द फॉलोइंग रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। तो आप लोगों ने स्टरिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ा होगा। स्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH में ऐसे लिख लेता हूं, ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें जो अल्कोहल होता है वो एक करता है एज अ व्हाट, एज अ एसिड, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक करता है एज अ बेस। एसिड बेस में इस तरीके से कह रहा हूं कि ये यहां से हाइड्रोजन को देगा पॉजिटिव फॉर्म में और ये यहां से हाइड्रोक्साइड को देगा नेगेटिव फॉर्म में। तो यहां से जो आप लोग के पास चीज बनती है वो ईस्टर बनता है। तो अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है उसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ईस्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्कोहल। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको आप लोगों ने ऐसा करना है कि मास आप लोग को दिया 24.5 ग्राम और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग को पता है 98 है। तो इसको जब आप लोग इसके ऊपर डिवाइड कर दोगे 0.2 समथिंग आ जाएगा। या आप लोग के पास मोल आ गए तो आप लोगों ने फिर मोल का क्या कर लेना है कि मोल को फिर उसका मोलर मास, और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सल्फर का ये जो नंबर आप मोल्स आ गए इसको आप लोग 32 के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो। 32 के साथ जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जब 24 ग्राम होगा उसके अंदर जो सल्फर है उसका जो मास है वो 8 ग्राम है। ठीक, वो क्या है, वो है 8 ग्राम। इसी तरह आप लोग ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये अमोनिया की सिंथेसिस है, हेबर प्रोसेस N2+3H2 और ये बना रहे अमोनिया 2 मोल ऑफ अमोनिया। आप लोग को कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कहते हैं जब नाइट्रोजन के 2.5 मोल्स हो गए तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। सिंपली स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है। 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो 2.5 से कितने बनेंगे, तो 2.5 को आप लोग सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2.5 को जब आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 5। आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 5। तो आप लोग के पास जो अमोनिया के मोल्स होंगे 5, 1 से 2 बन रहे तो 2.5 से कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। सिंपल ये चीज है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ जब हम जाते हैं वो हमें कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फोटॉन या वेलोसिटी। तो आप लोग को पता है कि आप लोग क्वांटम थ्योरी क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या कहता है कि एसोसिएटेड विद क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और ये आप लोग के पास क्या है वो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंड करती है। फिर आप लोग इसको जो प्लांक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक, सीधे सीधे स्टेटमेंट आई हुआ। कहता है कि इसके साथ कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इजोमीटल क्वांटम नंबर इज 2, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी व्हाट। कहते हैं कि इजोमीटल क्वांटम नंबर की जो एल है, एल की वैल्यू है 2। तो आप लोग बताओ एम की वैल्यू क्या होगी। एम किसके बराबर होता है, एम बराबर होता है एल के, प्लस माइनस एल के बराबर होते हैं, यानी 0 प्लस माइनस है। अब अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी। 0 से आप लोगों ने आगे जाना है, यानी यहां से जो 0 है ना, 0 से माइनस साइड पे अभी आना है एल की तरफ, और 0 से प्लस एल की तरफ भी जाना है। ये दोनों बातें। तो इधर माइनस साइड पे आओ तो -1 और इसी तरह -2, इस इधर आगे 2 तक आप लोगों ने आना है। इसी तरह आगे जब जाओगे तो 1 +1 और साथ में +2, तो ये टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो जब एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू 5 होगी। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 32 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32 में आप लोगों को कहते हैं कि नंबर ऑफ
डायरेक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस। तो डायरेक्शन आप लोग को ओरिएंटेशन बताते हैं तो 7 डायरेक्शन होते हैं। तो 7 डायरेक्शन का मतलब है कि एफ, ये जो एफ सबशेल होते हैं उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल का मतलब है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि नंबर ऑफ डायरेक्शन एफ ऑर्बिटल इन स्पेस कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। आप लोग को पता है कि जिस तरह डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये ओरिएंटेशन है। इसी तरह डी का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन। इसी तरह एफ के जो है ना वो 7 है। ठीक, जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 33 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 33 में हमें ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर का पता चलता है, एन का पता चलता है, एल का पता चलता है और एम का पता चलता है। जबकि जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम जो है ना वो पालिक स्क्रू प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं। जबकि यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हम देखते हैं डी साई डी एक्स डिवाइड बाई डी साई, डी वाई डिवाइड बाई साई, डी जेड डिवाइड बाई साई, तो 3 ओरिएंटेशन हम उससे फाइंड कर लेते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से सिर्फ 3 वाला और चौथा जो है ना उसको हम आर्बिट्रीली हम उसको डिफाइन करते हैं, उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, एमसीक्यूज नंबर 34 की तरफ जाते हैं। 34 में हम ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय। अब बाउ प्रिंसिपल से नहीं होते, वो तो आप लोगों को फिल्म के बारे में बताते, एनर्जी का, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फिल्म बाद में होगी, जिसकी कम होगी उसकी पहले होगी। और एन प्लस ए रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से तुम स्पिन बताते, तो हुंस रूल से हमें पता चलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को आप लोग सबसे पहले अकेले अकेले लिखो, उसके बाद आप लोग पेयरिंग स्टार्ट करो। तो कौन कह रहे हैं, वो हुंस कह रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 35 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर होते हैं, प्रेशर बराबर होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं पास्कल के, किसके, पास्कल के बराबर होते हैं। ठीक, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 36 की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल, कहते हैं कि टेम्परेचर भी डबल करो और if both temperature and volume of gas are double then pressure, और साथ में आप लोग वॉल्यूम को भी डबल करो तो कहते हैं कि प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आप लोग अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन से देख लो तो पीवी किसके बराबर होते हैं, पीवी बराबर होता है एनआरटी से। आप लोग अगर यहाँ से प्रेशर को निकाल तो प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा एनआरटी और साथ में भी, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली एक को इसको ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा होगा, इसको ज्यादा करोगे तो ये कम होगा। अब ये ज्यादा कर रहे हो, ये भी ज्यादा करोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रिमेन कांस्टेंट। ये जो है ना ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज थे जो नम्स का टेस्ट हुआ है 2023 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।